नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक बेहद ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। इसका शीर्षक है जैसे को तैसा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। खिड़की से हल्की धूप छनकर रसोई में आ रही थी, जहाँ शीला देवी धीरे धीरे अपने बूढ़ी हाथों से नाश्ते का बर्तन धो रही थी। काम वाली आकर झाड़ू पोछा और रात के बर्तन धो के जा चुकी थी, पर नाश्ते के बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे, नहीं तो शाम को ढेर सारा बर्तन देख काम वाली कहीं छुट्टी न मार दे। यही सोचते सोचते शीला जी धीरे धीरे हाथ चला रही थी। अभी दोपहर का खाना भी बनाना था। इधर शीला जी की बहू रीना आराम से अपने कमरे में लेटकर मोबाइल में फनी मूवी देख रही थी और बीच बीच में हंस रही थी। थोड़ी देर पहले ही रीना का पति सुमित ऑफिस के लिए निकला था। तब रीना किचन में सास के साथ खड़ी थी, ये दिखाने के लिए कि वो काम करती है। रीना की शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे, लेकिन घर गृहस्थी के कामों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। शुरू शुरू में रीना थोड़ा बहुत काम करती भी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन उचट गया। अब वह ज्यादातर समय अपने कमरे में मोबाइल चलाते हुए बिताती। जब सुमित घर पर होता तो रीना थोड़ा बहुत दिखावे का काम कर लेती, लेकिन जैसे ही वह ऑफिस निकलता, रीना आराम से बिस्तर पर लेट जाती, कान में हेडफोन लगाकर गाने सुनती या मोबाइल पर रील्स देखने लगती। उधर शीला देवी, जिन्हें गठिया की बीमारी थी, फिर भी हर दिन घर का सारा काम खुद ही करती। धीरे धीरे यह बोझ उनके लिए भारी पड़ने लगा। कुछ दिन बाद उर्मिला जी कपड़े सुखाने के लिए छत पर गईं। शाम को कपड़े उतार कर नीचे ला रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल गया। वह लड़खड़ाकर 4-5 सीढ़ियां नीचे गिर पड़ी और जोर से चिल्लाईं। सर में चोट लगी और दर्द से कराहने लगी, लेकिन रीना को कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह अपने कमरे में आराम से हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। कई घंटे तक वहीं पड़ी रही, मगर रीना को भनक तक नहीं लगी। शाम को जब सुमित ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हैं। घबराकर वह दौड़ा और उन्हें उठाने लगा। सुमित जोर से चिल्लाया, माँ, ये क्या हो गया? कब से पड़ी हैं आप? इतना कहकर उसने रीना को आवाज लगाई, रीना बाहर आओ, देखो माँ की क्या हालत हो गई है। रीना घबराई हुई बाहर आई और बोली, क्या हुआ? सुमित गुस्से से फट पड़ा, तुम्हें पता भी नहीं चला? माँ सीढ़ियों से गिर गई और जाने कब से यहाँ बेहोश पड़ी थी। तुम कमरे में थी, फिर भी तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दी? रीना ने लापरवाही से कहा, तो मैं क्या करूं? मैं तो गाना सुन रही थी, मुझे क्या पता था मैं दिन भर इनके पीछे पीछे घूमा करूं क्या? सुमित का खून खौल उठा। गाना सुन रही थी? माँ मर भी जाती तो तुम्हें पता न चलता। कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम। रीना पलट कर बोली, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि हर समय तुम्हारी माँ के पीछे पीछे लगी रहूं। सुमित ने गुस्से में कहा, चुप रहो, अब बहस मत करो, पहले माँ को अस्पताल ले जाना होगा। वो फटाफट अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। रीना भी साथ गई। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि चोट तो आई है, लेकिन खतरे की बात नहीं। अचानक बीपी लो होने से बैलेंस बिगड़ गया और गिर गई। चोट पर हमने ड्रेसिंग कर दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। रीना ने यह सुनते ही बेपरवाही से कहा, तो इतना परेशान क्यों हो रहे थे? गिरकर मर थोड़ी जाती। डॉक्टर और नर्स के सामने ही यह सुनकर सुमित बेकाबू हो गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ रीना को जड़ दिया। रीना सन्न रह गई। इस अपमान को उसने अपने आत्मसम्मान का मुद्दा बना लिया। वह सीधे अपने मायके चली गई और अपनी माँ सविता जी को सारी बात बताई। माँ, सुमित ने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। सास और पति दोनों ही मुझे परेशान करते हैं। सविता जी अपनी बेटी की बात सुनकर पिघल गई और पूरा साथ देने का वादा किया। इसी बीच रीना का बड़ा भाई राघव आया। उसने कहा, माँ, एक बार ससुराल वालों की बात भी सुन लो, सिर्फ रीना की ही नहीं, किसी का पक्ष भी जरूरी होता है। लेकिन सविता जी ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर कहा, नहीं, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? उनको तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि जीवन भर याद रखेंगे। रीना की भाभी उर्मिला भी यह सब देख रही थी। उसे पता था कि रीना का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही था, कभी काम में मन नहीं लगता, सिर्फ खाने पीने की फरमाइशें करती रहती। बाकी समय तो वो मेहमान बनकर आती थी तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, पर इस बार तो इनका कोई भरोसा नहीं कि कब जाएं। ये बात उर्मिला ने उस रात राघव से कही। राघव ने उर्मिला की चिंता को समझते हुए कहा, देखो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं कोई उपाय देखता हूँ।
इसके बाद घर का माहौल उर्मिला के लिए और खराब हो गया। रीना और उसकी माँ दिन भर सोफे पर बैठकर टीवी देखते या कमरे में बैठकर गप्पे मारते रहते। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उर्मिला पर आ गई। दोनों माँ बेटी दिन भर कुछ न कुछ फरमाइश करती रहती, कभी चाय, कभी पकौड़ी, कभी चाउमीन, कुछ न कुछ बनवाती रहती। उर्मिला ये सोचकर कि कुछ दिनों की बात है, सब करती रहती। एक दिन उर्मिला पकौड़ी लेकर सास और रीना के कमरे में जा ही रही थी कि तभी दरवाजे से उसने दोनों की बातें सुन ली। रीना कह रही थी, माँ, मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। कल ही जाकर मैं तलाक के कागज बनवा लूंगी और सुमित को नोटिस भिजवा दूंगी। सविता जी भी बेटी की हाँ में हाँ मिलाती हैं। उर्मिला का कलेजा धक्के से रह गया, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि रीना घर छोड़कर नहीं जाएगी। अगले दिन रीना का पति अमित उन्हें लेने आया। सविता जी ने कहा, अब क्या लेने आए हो? उस दिन जो थप्पड़ मारा तब तो उसकी इज्जत के बारे में आपने नहीं सोचा, अब क्यों आए हो? इससे पहले कि सुमित सविता जी को पूरी बात बताता, रीना ने बीच में ही बोलते हुए कहा, आप मेरी इज्जत सबके सामने तार तार कर चुके हैं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ नौकरों की तरह नहीं रहना। मैं अपनी माँ के पास बहुत आराम से हूँ। सुमित गुस्से से उल्टे पांव वापस चला गया। रीना अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। दूर खड़ी उर्मिला देख रही थी। उर्मिला का दिल धक से रह गया। अब अगर रीना यहाँ रुक गई तो घर में किसी तरह का चैन नहीं रहेगा। उर्मिला अब इन सबसे तंग आ चुकी थी। उसने फोन पर राघव को आज घर में जो भी हुआ उसके बारे में बताया। सुमित का आना और रीना का उन्हें बेइज्जत करके भगा देना। रात को राघव घर आया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उर्मिला और राघव के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उर्मिला गुस्से में बोली, राघव, मैं तुम्हारे घर में काम कर करके थक गई हूँ। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारी माँ और बहन दिन भर महारानी की तरह पड़ी रहती हैं और फरमाइशें करती रहती हैं। मैं कोई वेटर नहीं हूँ जो उनके पीछे दौड़ दौड़ कर सब काम करूँ। राघव गुस्से में बोला, उर्मिला, वह मेरी माँ और मेरी बहन है। यह उनका घर है। उनका जैसे मन करेगा वैसे रहेंगी। तुम कौन होती हो कि उन्हें कुछ कहो? और तुम्हें उनका काम करना पड़ेगा। तुम बहू हो इस घर की। खबरदार जो उनके खिलाफ कुछ भी गलत बोला, मैं अपना आपा खो दूंगा। रीना और सविता जी कान लगाकर यह झगड़ा सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी कि उर्मिला की बात का राघव करारा जवाब दे रहा है और उनका ही पक्ष ले रहा है। इधर उर्मिला और गुस्से में बोली, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं कि दिन भर उनके पीछे भागूं। तुम्हारी बहन भी तो उस घर की बहू ही थी। वो जब वहाँ काम करे तो नौकरानी और मैं यहाँ काम करूँ तो फर्ज। इतना दोगलापन अच्छा नहीं है। और वो तुम्हारी माँ दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती है, बकरी की तरह चरती और खाती रहती है। देख नहीं रहे हो, कुछ ही दिन में भैंस हो गई है, आगे चल के बीमार पड़ेगी और मेरी ही छाती में मूंग धरेगी। इसके बाद एक जोरदार तमाचे की आवाज आती है। राघव गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को भैंस कहने की? उर्मिला और ज्यादा भड़क गई और चिल्लाई, आपने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी इतनी बेइज्जती की। एक तो मैं दिन रात यहाँ नौकर की तरह काम करती हूँ, ऊपर से आपने मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। उर्मिला अपना सामान पैक करके जाने लगी। उसे जाते देख रीना और सविता जी के होश उड़ गए। उन्हें पता था कि उर्मिला के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ जाएगी। उर्मिला रोती हुई जाने लगती है। सविता जी राघव से कहती हैं, अरे बेटा, वो बहू है इस घर की, उसे ऐसे मत जाने दे, रोक ले उसे। राघव गुस्से में बोलता है, उसे जाना है तो जाने दो माँ। मैं भला अपनी माँ और अपनी बहन के खिलाफ कैसे कुछ सुन सकता हूँ? वो नहीं रहेगी तो क्या घर के काम नहीं होंगे? सब होंगे और अच्छे से होंगे। आप और रीना है ना, जाने दीजिए उसे। घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह सविता जी और उनकी बेटी रीना पर आ गई थी। रीना तो हमेशा से ही कामचोर थी। भाभी के जाने के बाद भी उसने घर का कोई काम नहीं संभाला। उल्टा नहाने के बाद अपने कपड़े बाथरूम में ही छोड़ देती और सविता जी उन्हें धोती। 2-3 दिन तक तो सविता जी ने यह सब सहन किया, लेकिन अब उनकी सहनशीलता जवाब देने लगी। उन्होंने गुस्से में रीना पर चिल्ला दिया, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बूढ़ी माँ दिन भर काम में लगी रहती है और तू आराम से सोफा और बिस्तर तोड़ती रहती है। रीना ने तुनक कर जवाब दिया, माँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो घर का काम करूँ। सविता जी ने झट से पलटवार किया, तो क्या मैं नौकरानी हूँ? घर भी संभालूं, खाना भी बनाऊं और तेरे पीछे पीछे कपड़े भी धोती फिरूं। इंसान को इस दुनिया में जीने के लिए काम करना ही पड़ता है। बिना काम के आज तक किसी का गुजारा नहीं हुआ। रीना बोली, अगर मुझे नौकरानी की तरह रहना होता तो मैं अपने ससुराल में ही रहती। सविता जी ने कहा, अब समझ आ रहा है कि गलती तेरे ससुराल वालों की नहीं, तेरी ही है। तू इस तरह आराम से पड़ी रहेगी तो किसी भी घर में लड़ाई झगड़े तो होंगे ही।
यह सब देखकर भी सविता जी के पति चुपचाप बैठे रहे। बेटा राघव भी बीच बचाव नहीं करता। दिन गुजरते रहे। रीना को माँ डांटती, भाई ताने मारता और पिता उससे बात तक नहीं करते। रीना को लगने लगा कि जैसे वह इस घर में एक अजनबी या भूत बन गई है। कुछ दिनों बाद उसने माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यहाँ कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। मेरा ससुराल ही अच्छा था, कम से कम वहाँ मेरे पति मुझसे ढंग से बात तो करते थे। सविता जी ने गहरी सांस लेकर कहा, आज तूने पहली बार सही बात कही है। एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, और चाहे बाहर का काम हो या घर का, काम तो करना ही पड़ता है। अब रीना को बात समझ आ गई। शाम को माँ बेटी रीना के ससुराल पहुंची। उन्हें देखकर रीना का पति भड़क गया और बोला, यहाँ क्यों आई हो? तुमने मुझे तलाक का नोटिस भेजा था ना, मैंने उस पर साइन कर दिए हैं। अब इसे कोर्ट में जमा कर दो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। यह सुनकर रीना रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। गुस्से में सही गलत का फर्क भूल गई थी। अब समझ गई हूँ कि घर के काम तो घर के लोग ही करेंगे। जो घर पर रहेगा उसकी जिम्मेदारी बनती है। पति खामोश रहा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तभी रीना की सास ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और बोली, चिंता मत कर बेटी, गलती इंसान से ही होती है। तूने गलती की, लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। रीना रो पड़ी और अपने सास से गले लगकर बोली, माँ, अब मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। सविता जी ने भी अपने दामाद और रीना की सास से माफी मांगी। घर लौटते समय सविता जी अपनी बहू को याद करने लगी। उन्हें लगा कि उन्होंने बहू के साथ बहुत अन्याय किया है। वो सोचते हुए जा रही थी कि घर पहुंचते ही राघव के साथ उर्मिला को वापस ले आऊंगी। घर पहुंची तो देखा कि बहू पहले से ही घर में मौजूद थी। यह देखकर सविता जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बहू को गले लगाकर कहा, बेटी, तू लौट आई। तेरे बिना यह घर सूना हो गया था। मुझे माफ कर दे। अब से मैं तुझे भी रीना की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार करूंगी, क्योंकि रीना तो मेहमान है, पर तू तो हमेशा के लिए मेरी बेटी बनकर रहेगी। तभी राघव मुस्कुराते हुए बोला, माँ, मुझे पता था कि आपको और दीदी को यह बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, इसलिए उस दिन मैंने और उर्मिला ने झगड़े का नाटक किया था। उर्मिला ने आपके लिए जो भी कठोर शब्द कहे थे वो सिर्फ नाटक का हिस्सा थे। उर्मिला ने झेंपते हुए कहा, माँ, मैं आपसे ऐसे शब्द कभी नहीं कह सकती। अगर बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए। सविता जी भावुक होकर बोली, नहीं बेटी, गलती तो मेरी थी। तुम सबने मिलकर मुझे समझाया। दूर बैठे सविता जी के पति यह सब देख रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे कि बच्चों का घर फिर से बस गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।